लेते हैं। सो अगर हम फार्मूला को देख ले, जो हमारे पास t इज इक्वल टू 2π√L/g है, इस फार्मूला में एम्पलीट्यूड का टर्म्स नहीं है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, दिस इज इंडिपेंडेंट। सही है। इसका मतलब है कि अब सपोज हमारे पास ये एक बाल है, इसको हम पहली पोजीशन पर ए पर लाए और फिर छोड़ ले, सही है, तो ये एक्सीलरेशन करेगा। अब अगर बी पर ले आए फिर छोड़ ले, तो याद रखे दोनों का टाइम से सेम होगा। ये बाल a-a की बीच जितना टाइम लेगा, वही टाइम यही बाल b-b पॉइंट की बीच जो है लेगा। सो ये याद रखे कि ये इस बाल का टाइम पीरियड और इस बाल का टाइम पीरियड जो है वो सेम होता है। एम्पलीट्यूड की इंक्रीज की वजह से टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ता। अब मास ऑफ द बॉब की बात करें तो फार्मूले में हमारे पास क्या था, फार्मूले में हमारे पास t इज इक्वल टू 2πL/g था, वहाँ पर हमारे पास मास का टर्म्स इन्वॉल्व नहीं था। सो टाइम पीरियड का जो टर्म है वो मास का जो टर्म है, इसकी वजह से टाइम पीरियड पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही है। सो अगर एक बाल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्प्टी बाल था। अब अगर एक सॉलिड बाल या फिल्ड बाल हम टाइम पीरियड की वो अटैच कर ले, तो ये खाली था, ये भरा पड़ा हुआ है, तो दोनों का टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। दिस इज T1 और दिस इज T2, तो ये T1 और ये T2 दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि वजह ये है कि मास पर डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करता। अब ये भी एग्जांपल है, अगर एक बच्ची जो है वो स्विंग कर रही है, हमारे पास एक स्विंग पर हमारे पास दो लड़कियां स्विंग, एक लड़की स्विंगिंग कर रही है, या एक दूसरी बच्ची आकर बैठ जाए, ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है, तो टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब ये जो स्विंगिंग हो रही है, ये हमारे पास जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसकी टाइम पीरियड में हमारे पास मास इन्वॉल्व नहीं था। सो यहाँ पर दो बच्चियाँ बैठ जाए, तीन बैठ जाए या एक बैठ जाए, टाइम पीरियड पर हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड रिमेन्स। सो ये एमसीक्यू आएगा कि अब गर्ल इज स्विंगिंग इन अ स्विंग एंड अनदर गर्ल सिट विद हर, द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, द टाइम पीरियड विल डिक्रीज, द टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज, या अनदर ऑप्शन। तो याद रखें कि ये रिमेन्स अनचेंज। ऊपर की केस में भी हमारे पास क्या था, रिमेन्स अनचेंज। अब हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड के फार्मूले को। सो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर था t इज इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ पर अगर हम देख ले तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शन है √L का, सही है। अब ये लेंथ जो है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये लेंथ जो है ये हम कितना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्हाइट बोर्ड। सो ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जिस पर हमने क्या किया है, एक बाल जो है अटैच किया है। अब लेंथ किस चीज के बराबर होगा, तो लेंथ हम इस पॉइंट से लेंगे जो हमारे पास क्या है, जो सपोर्ट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ए। अब ये लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर चलेगा, दिस इज पॉइंट बी। तो ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये सेम सपोर्ट है, यहाँ पर मैंने एक बाल अटैच किया, लेकिन ये बाल जो है ये पानी का हाफ भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये सेंटर ऑफ मास जो है, ज़्यादा मास नीचे है, तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो फिर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास इन दो पॉइंट्स के बीच होगी, ए एंड बी, सही है। या सपोज एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग अटैच है, और यहाँ पर हमने इस तरह का एक बकेट जो है, वो कलर का जो बकेट होता है जो हाफ भरा पड़ा हुआ है, इसको अटैच किया है। तो लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आएगा। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द जो है मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये आप लोग याद रखें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। नाउ इस पर कुछ पढ़ लेते हैं।
ये एक एमसीक्यूज है हमारे पास कि व्हेन अ सिटिंग गर्ल ऑन स्विंगिंग स्विंग स्टैंड्स अप, आप जो है स्विंगिंग कर रहे हैं, पहले आप लोग जो है फॉर एग्जांपल ये लड़की बैठी थी इस पोजीशन में और फिर खड़ी हो जाए तो इसके टाइम पीरियड पर असर क्या होगा। सो अगर हम देख ले तो इस केस में जो फर्स्ट केस था जब ये बैठी थी तो इसका टाइम लेंथ ये था, फिर जब घड़ी हो जाए सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये लेंथ जो है क्या हो जाता है, लेंथ शॉर्ट हो जाता है। सो हमने कहा था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, मतलब लेंथ की इंक्रीज की वजह से टाइम इंक्रीज होगा, लेंथ की डिक्रीज की वजह से टाइम डिक्रीज होगा। तो इस केस में इस बच्ची की कड़ी होने से ये लेंथ जो है डिक्रीज हो गया है, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास कि हमारे पास एक बाल था जो पानी का भरा हुआ था, इसमें अगर हमने होल कर लिया और ये स्विंगिंग स्टार्ट कर ले, ये बाल है, ये इसको हम इसमें होल कर ले, इसकी जब स्विंगिंग स्टार्ट कर ले तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा। सो याद रखिए जिस तरह ये बाल है ये भरा पड़ा हुआ है, इसमें इससे ये स्विंगिंग कर रहा है, इससे पानी निकल रहा है, तो जिस तरह ये खाली होगा तो सेंटर का मास या से ओरिजिनल से जो ये सेंटर पर था ये हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। सही है। अब हमने बात की कि ये जो लेंथ है हमारे पास पेंडुलम का, ये टॉप से सपोर्ट से स्टार्ट होकर सेंटर ऑफ मास की तरफ होता है। सो अगर हम देख ले तो पहले ये यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास था, फिर नीचे चला गया, मीन्स जो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। अब फार्मूले के मुताबिक टी का हमने कहा था कि अंडर रूट एल के बराबर है, तो लेंथ इंक्रीज जब हो जाए तो टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बाल है ये बाल बी का जब जिस तरह हाफ खाली हो जाए तो बाल बी का जो है बाल बी या जो हाफ फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। अब जब ये बाल पूरा का पूरा इससे पानी निकल जाए खाली हो जाए तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स दोबारा जो ये है ये वाला लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का अगर L1 जो है ये सेम हो जाएगा तो दोबारा इसका टाइम पीरियड जो है ये जो लेंथ है ये या इसके बाद डिक्रीज हो गया, जब लेंथ डिक्रीज हो जाए टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एक स्फीयर है वो फ्लूइड का भरा पड़ा हुआ है और इसको जो है इसमें हम होल कर ले, उसको पेंडुलम स्टार्ट कर ले, मोशन स्टार्ट कर ले, तो टाइम पीरियड पर क्या असर होगा, तो पहला जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा टाइम की लेंथ की इंक्रीज की वजह से, फिर मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद फिर जो है ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये जो इनिशियल वैल्यू थी इस बाल की वो टाइम पीरियड और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये T1 और T3 हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो T2 हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब जो है ये एक एमसीक्यूज कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ किस सिंपल पेंडुलम का किस चीज के बराबर होगा जब हमारे पास टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, और फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर होगी। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम पीरियड का इनवर्स है 1 और 1 इज इक्वल टू 1। सो ये तो हमारे पास फाइंड हो गई। क्या चाहिए हमें, दूसरी बात जो है लेंथ चाहिए। तो हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। टाइम पीरियड 1 सेकंड है, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 9.8 की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली जो है इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर लें और लेंथ जो है हम फाइंड कर ले तो हमारे पास 0.2 मीटर। सो ये एमसीक्यूज में ये पहले सॉल्व कर ले फिर जो है इसको रट ले। याद रखे कि कॉन्सेप्ट और रट्टा दोनों जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा। तो हिट द इंडिकेट ईटा और यूएच टेस्ट, जो भी टेस्ट हो आपके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर इसको रट ले कि 1 सेकंड का जब टाइम एक लेंथ होगा जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा तो उसका लेंथ जमीन पर हमारे पास क्या होने चाहिए, 0.25 मीटर। अब ये आप लोगों पर है, ये आप लोग सॉल्व कर ले कि हमारे पास अगर 1 मीटर लेंथ जो है अगर 1 मीटर हो तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो दिस इज योर असाइनमेंट। अब अगर हम ड्रा कर लेते हैं जो टाइम पीरियड है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। सो ये टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट एल को। सो अंडर रूट एल और टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू अगर इंक्रीज की वजह से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो दिस लाइन हमारे पास कुछ इस तरह का
बनेगा। अब इस इक्वेशन पर अगर हम स्क्वायर ले रहे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एल का। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ को, एल को। तो ये भी हमारे पास जो है लाइन बनेगा। अब अगर हम ड्रा कर ले टी वर्सेस एल, तो टी वर्सेस टी हमारे पास बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शन अंडर रूट एल को। इसको हम डबल 4 टाइम इंक्रीज कर ले तो ये डबल होगा। ये इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ये 1 थी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 मीटर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड थी। अगर इसको हम 16 का टाइम कर ले 8 12 16, फिर जो है ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा 2 सेकंड पर चला जाएगा। फिर अगर इसको जो है लेंथ को मैं ज़्यादा कर लूँ तो फिर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही अंडर रूट यहाँ पर है। तो इस तरह का एक वेव बनेगा। सही है, ये वेव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टर्म पढ़ लेते हैं कि जी का इफेक्ट क्या होगा। सो फार्मूले में हमारे पास सिंपली था कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। फार्मूले में टी और जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब जी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगी। सही है। अब दोनों बातें याद रखें कि अर्थ सरफेस में से आप ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर चले जाएंगे, दोनों केसेस में जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही है। मरी और कराची, हमारे पास इस कराची जो है नीचे है और मरी जो है पहाड़ों की ऊपर है। तो ऊपर मरी ऊपर है तो मतलब इस बात का ये है कि ये जी जो है ये डिक्रीज है किस चीज़ का, मरी का। मरी ऊपर है तो सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे वो हमारे पास जी डिक्रीज होगी, और जब जी डिक्रीज होती है इस इक्वेशन से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। सो मरी में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। सो याद रखें कि टी ऑफ मरी इज ग्रेटर देन टी ऑफ कराची, या टी ऑफ के टू माउंटेन अगर आपको दिया हो तो या हिल जो हो वो ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, एक है टाइम पीरियड और एक है स्पीड। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, मीन ये 1 सेकंड में यहाँ पर आता है फिर यहाँ से वापस चला जाता है। अब दूसरा पेंडुलम इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड्स है, मतलब ये इस जगह से यहाँ पर आने में दोबारा चले जाने में 10 सेकंड्स लेता है। तो फिर ये स्लो 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 आएगा, स्लो स्लो चला जाएगा। तो टाइम पीरियड जितनी ज़्यादा होगी उतना वो बाल स्लो करेगा। सही है। मतलब जब टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है जो टाइम, तो क्या हो जाता है, स्पीड जो है स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे दिया है कि व्हाट विल बी अबाउट अर्थ एंड मून सरफेस। सो हमें पता है कि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ ऑफ द ग्रेविटी के डिवाइड बाई 6 के बराबर है। मीन मून पर जो है ग्रेविटी कम होती है। जब मून पर ग्रेविटी कम होती है तो टाइम पीरियड जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो एक पेंडुलम है, अगर उसको हम अर्थ सरफेस से मून पर ले जाए तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड के कम होने से वो जो है क्या होगा, वो फास्टर मूव करेगा। तो आपको कहे अगर एमसीक्यूज में कि एक टाइम पीरियड था उसको हमने ज़मीन से चांद पर ले आया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम प्रोसीजर जिस तरह हमने ड्रा किया कि टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1 ओवर जी को, तो 1 ओवर जी अंडर रूट जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई। लेकिन अब अगर टी और जी का हम ड्रा करें तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सही है। टी हमारे पास प्रोपोर्शन था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। सो टी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर जी को। तो इसको अगर मैं एक्स कंसिडर कर लूँ तो ये एक्स और टी हमारे पास डायरेक्टली होगा, और जी और टी जो है ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर पर क्या असर होगा, अब ये डिपेंड कर देता है कि जो क्या है, ये जो लेंथ हमने ली है, ये जो लेंथ है पेंडुलम का ये किस चीज़ से बना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये जो लेंथ है जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास एक वायर है, और ये वायर जो है ये टाइम के टेम्परेचर के साथ एक्सटेंड नहीं होता, मतलब इस पर इसका टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं है। तो फिर इस तरह की पेंडुलम का टेम्परेचर के साथ टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा। अब अगर दूसरी साइड पर हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है जो टाइम पीरियड के साथ इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, सही है, फिर वही असर होगा जो टाइम और लेंथ का है। सो हमें पता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। सो अगर एक ऐसा वायर हो जो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर इसका
टाइम पीरियड भी है ज़्यादा होगा। तो याद रखें कि टेम्परेचर और टाइम पीरियड में सब कुछ डिपेंड कर देता है, किस चीज़ पर डिपेंड कर देता है कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर, जो वायर हमने यूज़ किया है उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास है ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि हमारे पास एक लिफ्ट है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जब लिफ्ट जी की तरफ आ जाता है तो इसकी जी डिक्रीज हो जाती है, और जब फ्री फॉल मोशन करता है तो वहाँ पर जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास एक लिफ्ट है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब इसकी एक्सीलरेशन ज़ीरो है, वही का वही पर खड़ा है, इसमें पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, सही है, ये होगा। अब अगर ये लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो तब भी हमारे पास फार्मूला यही होगा। अब अगर ये हमारे पास एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और लेकिन इसमें एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तब हमारे पास जी की वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो याद रखें कि अपवर्ड की तरफ जब एक्सीलरेशन होती है तो हमारे पास लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मोशन करती है तो जी इंक्रीज हो जाता है, जब डाउनवर्ड की तरफ मोशन करती है तो जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अपवर्ड मीन इंक्रीज, डाउनवर्ड मीन डिक्रीज, इसको शॉर्टकट में याद करें। डाउनवर्ड की तरफ जब होती है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सही है। सो यहाँ पर देख ले कि जब ऊपर की तरफ है जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो टाइम पीरियड हमारे पास इन्वर्सली पोर्शन है जी को, तो जी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो ऐसा पेंडुलम जो ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो तो उसका टाइम पीरियड जो है डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और अगेन जब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है तो इस तरह का पेंडुलम फास्टर हो जाता है, सो मीन्स इसका मोशन तेज होगा। अब अगर डाउनवर्ड है तो आप लोग याद कर लें। ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जो हमारे पास ईटा के मुताबिक नहीं है, टेस्ट के मुताबिक, लेकिन अगर हमारे पास एक गाड़ी जा रही है उस एक से एक एक्सीलरेशन एक के साथ और इसमें पेंडुलम है, तो फिर हमारे पास ये एक डायरेक्टली फार्मूला है, ये आप लोग याद कर ले। इस केस में हमारे पास इफेक्टिव जी जो है जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास अंडर रूट, एक अंडर रूट ऊपर है तो इसकी बजाय इस अंडर रूट की बजाय हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला फिर ये बनेगा। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, अगर ये गाड़ी जो है इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो फिर क्या होगा, ये टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। इसको आप इस तरह याद रखें कि ये सब कुछ डिपेंड करता है इस ए पर। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म इंक्रीज होगा, सो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम हमारे पास वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि आपको क्विज में दिया होगा कि द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम है, ये 2 सेकंड नहीं लिखा हो, इसको हम कहते हैं स्पेशल पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो ये हमारे पास 0.93 मीटर है या 1 मीटर है। ये कहाँ से आया है, ये आपके लिए इंस्टीट्यूट है। टी इज इक्वल टू पाई एल डिवाइड बाई जी। यहाँ पर टी जो है 2 पुट कर लें, पाई 3.14 पुट कर ले, जी जो है 9.8 या 10 पुट कर ले, तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर आएगा, सही है। लेट मी सॉल्व इट, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई। टी हमारे पास 2 सेकंड है, 2 इज इक्वल टू 2, पाई हमारे पास 3.14 है, अंडर रूट एल फाइंड करना है। जी हमारे मैंने 10 ले लिया आसानी के लिए, दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं ताकि अंडर रूट चला जाए, 2 2 जार 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 6 6 जार 36, और ये हमारे पास एल डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। 10 को यहाँ पर ले तो 40 डिवाइड बाई 36, तो एल 36 1 जार 36, सही है। तो दिस इज 1 मीटर, ये हो गया। हाँ ये भी हो गया। और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल की कब बराबर होती है, पोटेंशियल काइनेटिक की टोटल एनर्जी कब होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की कब बराबर होगी, मेट पर काइनेटिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, ये सारे के सारे जो ये अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह पामान।